गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूँ। सब टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस पार्ट 2। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लर्निंग के बारे में पढ़े थे, आज ऐसे उसके हम लोग आगे के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बता दूं मैं आपको कि अगर आपने पिछला वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट्स भी ज़रूर दें। इससे मुझे आपके लिए वीडियो और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। लर्निंग, जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लर्निंग अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट व्यू यानी कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार है। व्यवहारवादी जो व्यवहारवादी थे या व्यवहारवादियों था जो बिहेवियरिस्ट थे, उन लोग का मानना था कि सीखना वह चीज़ है जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और यह परिवर्तन जो है किसी भी एक्सपीरियंस के बाद हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस के बाद अगर परिवर्तन नहीं है तो उसको व्यवहार नहीं कहेंगे। जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो अपने आसपास के वातावरण में सीखना प्रारंभ कर देता है। वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो सीखना भी प्रारंभ करता है। सेकंड, इसमें गेस्टाल्ट व्यू था। गेस्टाल्ट ने भी इस पर अपना बताया है कि लर्निंग क्या है, यानी सीखना क्या है। गेस्टाल्ट के अनुसार सीखना वह है जो आपकी लर्निंग यानी कि जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो है कि जो सिचुएशन पर आपका टोटल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि आप किस सिचुएशन पर क्या रिएक्शन करते हैं, ये आपका लर्निंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है। आप जो लर्न किए जो सीखे हैं उसी पर आप उसको रिएक्ट करेंगे, तो टोटल सिचुएशन पर टोटल रिएक्शन क्या होगा, ये आपका लर्निंग होता है अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट व्यू। इसका आगे चलते हैं। आगे का पार्ट है कि सीखना यानी कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सीखने के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला है प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। अगर अधिगम यानी कि लर्निंग जो है आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो यानी कि सीखने की प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया इसीलिए होती है क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति जो है, हर स्टूडेंट या जो भी बोले प्राणी जो एक मनुष्य होता है, वो हर स्थिति में अपनी एक अलग प्रक्रिया देते हैं, और उस प्रक्रिया के द्वारा अपना जो लर्निंग होता है या अधिगम होता है उसमें वो सुधार भी लाता है। तो लर्निंग इज ए चेंज ऑफ बिहेवियर, जो आपके बिहेवियर में चेंज ला दे। प्रोग्रेसिव चेंज जो है हमेशा समय समय पर जब वो सुधार करे अपना बिहेवियर में, वो लर्निंग हो सकता है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, यानी कि सीखना समायोजन भी होता है। व्यक्ति जो है अपने आप में या आस पड़ोस के जो भी चीज़ है उसको अपने शारीरिक रूप से समायोजित करने की कोशिश करता है, और ये समायोजन जो है आंतरिक रूप से भी होता है और सामाजिक रूप से भी होता है। जो आप आसपास का परिवेश है, आसपास का पर्यावरण है, उसको जो बदल रहा है उससे वो सीखता है, उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करता है। थर्ड है कि लर्निंग इज चेंज इन डेवलपमेंट, यानी कि सीखना जो है विकास में परिवर्तन है। तो ये विकास में परिवर्तन जो है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये परिवर्तन जो हो सकता है कि आपका पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। अगर सही सीधा शब्दों में बोलें, सही सरल शब्दों में बोलें तो सही दिशा में या फिर गलत दिशा में, दोनों जगह ये लर्निंग हो सकता है। फिर लर्निंग बोलते हैं कि लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि सीखना जो है जीवन की लंबी प्रक्रिया है। मतलब कि जैसे ही किसी बच्चे का, मनुष्य का अगर जन्म होता है तो वो सीखना प्रारंभ कर देता है, उसी समय से वो सीखना स्टार्ट कर देता है, और जब दुनिया से विदा लेता है यानी जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब तक वो सीखते रहता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लर्निंग इज़ ए गोल डायरेक्टेड, लर्निंग जो है सीखना जो है लक्ष्य निर्देशित होता है। अगर आपका लक्ष्य निर्देशित नहीं है, उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है कि आपको सीखना क्या है, तो ये लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि एक सामने एक आदमी जो है वो बो एंड एरो लिया हुआ और मार्क पर कोशिश कर रहा है कि वो मार्क लग जाए, लेकिन उस गोल जो है फिक्स्ड नहीं हो पा रहा है। अगर गोल फिक्स नहीं होगा तो आप लर्निंग का प्रोसेस जो है कभी नहीं बोल सकते कि कंप्लीट हुआ है। इसीलिए बोला जाता है कि लर्निंग जो है गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। लर्निंग इज़ एक्टिव और क्रिएटिव, लर्निंग जो है हमेशा सक्रिय और रचनात्मक होना चाहिए।
क्योंकि सीखना जो है काफ़ी हद तक हम लोग जो आसपास की गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर निर्भर करता है। ऐसे कहा गया है कि कोई भी ऐसी सीख नहीं ले सकता है जहाँ की आत्म गतिविधि ना हो। आत्म गतिविधि मतलब कि जब तक कि आप उस गतिविधि में पार्ट नहीं ले रहे हैं, क्रिएटिव नहीं बन रहे हैं, खुद एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तब तक वो आपका लर्निंग प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है, एक तरह से बोले जाए तो। फिर है लर्निंग इज अराउज्ड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स, यानी कि सीखना जो है व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होता है। अगर आपको कुछ व्यक्तिगत बोल सकते हैं आवश्यकता है या समाज की कुछ आवश्यकता है समाज के स्तर पर, तब आपका लर्निंग जो है ज़रूर वहाँ पर स्टार्ट होगा, क्योंकि आप समाज की रुचि या खुद की जो रुचि है, महत्वाकांक्षी आकांक्षाएँ हैं या समाज की ज़रूरत है या खुद की ज़रूरत जो हो सकती है, इस सब से आपस में आप जुड़े हुए हैं, समाज सब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट होगा। लर्निंग एंड मैचुरेशन, यानी सीखना और परिपक्वता। जो मैचुरेशन है ये लर्निंग में हमारा कहीं ना कहीं हम लोग को सीखने जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें संशोधन का कार्य करती है कि हम जो सीख रहे हैं क्या वो सही यूज़ से है, इसका कितना वैल्यूबल यूज़ हो पाएगा, इसका भविष्य में क्या क्या यूज़ हो जाएगा, इसमें क्या हम लोग को और चेंजेस करने चाहिए। तो ये जो है मैचुरेशन जो है, लर्निंग और मैचुरेशन साथ साथ चलते रहता है और हम लोग को एक मैच्योरिटी क्रिएट करता है कि हाँ ये पाथ गलत है, ये पाथ सही है, इसको ऐसे सीखना चाहिए और हमें एक आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित करता है। लर्निंग इज यूनिवर्सल, यानी कि सीखना जो है सार्वभौमिक भी होता है। मनुष्य जो है एक सीखने वाला बोला जाए तो जानवर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले पुराने ज़माने में मनुष्य जो है उत्पत्ति जो है वानर से हुई थी, हम लोग बोल सकते हैं। तो मनुष्य जो है एक सीखने वाला जानवर है जो कि कुछ भी सीखने की क्षमता रखता है, वो बहुत कुछ सीख सकता है अगर देखा जाए तो। बस उसकी क्षमता, उसकी सोच, उस पर जो फीलिंग होती है कि हाँ मेरे को सीखना है, इसको लर्निंग करना है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए बोला गया है कि लर्निंग जो है यूनिवर्सल है। इंटेलिजेंस अफेक्ट्स लर्निंग। लर्निंग जो है बुद्धिमत्ता को बहुत जगह प्रभावित करती है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो जल्दी सीख सकते हैं। इसके विपरीत अगर आप बोला जाता है कि अगर बुद्धिमान नहीं है तो आप जल्दी शायद तो देर से सीखेंगे लेकिन सीख जरूर जाएंगे। तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो लर्निंग को अफेक्ट जरूर करता है। लर्निंग इज़ पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव साइड। लर्निंग जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक व संकालु पक्ष पर भी हो सकता है। जैसे कि द्रव्यों में सीखना भावनात्मक है, द्रव्यों से सीखना जो है संज्ञानात्मक है, भावना से सीखना, स्नेह जो है आपको जो प्यार मिलता है ये भावनात्मक है। अगर आप किसी पर शंका कर रहे हैं तो ये भी एक संकालु पक्ष आपको दर्शाता है कि लर्निंग, ये सब जो पार्ट है ये लर्निंग का ही पार्ट होता है। लास्ट है यहाँ पर लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। लर्निंग जो है ट्रांसफ़र भी हो सकता है एक दूसरे के माध्यम से। जैसे कि यहाँ एक पिक्चर दिखाया था कि यहाँ टेबल पे एक लर्न जो वर्ड लिखा हुआ है, ये लगभग सभी ने अपना अपना क्रिएटिविटी, अपना लर्निंग जो सीखा था उसको ये यहाँ पर एक जगह समायोजित किया और एक वर्ड लिखा है लर्न। तो ये देखिए यहाँ पे एक लर्न लिखा हुआ है और एक नीचे डैश है, तो ये जो लर्निंग का पार्ट है इसी से ये कन्फर्म हो पाया है कि ये सीखना जो है ट्रांसफ़र होता है। आप जो सीखें वो सामने वाला को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं क्या। तो नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अब कौन कौन सा फैक्टर है जो सीखने में, कौन कौन से कारक हो सकते हैं जो सीखने में आपको प्रभावित कर सकते हैं। देखिए सीखना जो है एक सार्वभौमिक घटना है, यानी कि यूनिवर्सल फिनोमेनन है जो किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति जो है सीख सकता है। कोई व्यक्ति हम देखेंगे कि कोई इंसान या मनुष्य जो है वो बहुत जल्दी सीखता है और कोई इंसान जो है, कोई बच्चा जो है बहुत धीरे धीरे सीखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा टैलेंटेड या स्लो है। इसका मतलब दोनों बच्चा, दोनों मनुष्य जो है, दो प्रकार के मनुष्य जो है यहाँ पर सीख रहे हैं। एक जो है कुशलता के साथ सीखता है, दूसरा कुशलता से नहीं सीख पाता है। एक जो है पहले प्रयास में सीख जाता है तो दूसरा बार बार प्रयास करने के बाद सीखता है। तो सीखने में
जो सीखने का अधिग्रहण है, यानी व्यक्ति जो है अपने सीखने का अधिग्रहण अपने अंदर करता है, इसमें व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। तो शिक्षा को अगर हम देखे जाए कि पर्सनल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में कौन कौन सा फैक्टर्स आते हैं, तो सबसे पहले ऐसा फैक्टर आता है मैचुरेशन। मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता। जो मैचुरेशन है ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये बायोलॉजिकल इशू है जो कि टाइम के साथ जब आप बड़े होते जाते हैं तो ये सीखते जाते हैं। एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा मैं इसको कि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो शिशु जो है, बच्चा जो है, जैसे पिक्चर में देखे होंगे, बच्चे लेटा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो खड़ा हो गया। तो बच्चा को चलने की, जो शिशु है वो चलने से पहले उसको बैलेंस, अपने आप को खड़ा होना सीखना पड़ता है कि मैं खड़ा ऊपर कैसे हो पा रहा हूँ। यहाँ बच्चा तो देखिएगा फोटो में दिख रहा है आपको, एक बच्चे जो पहले लेटा हुआ है, फिर बैठना सीखा, फिर खड़ा हुआ, और बड़ा होते बाद वो बड़ा हो गया। अंतिम क्षण में वो छड़ी लेकर डंडे के सहारे खड़ा है। तो शिशु जब चलने की कोशिश करता है, उससे उम्मीद भी नहीं कर सकते, तो उसको अपने ही आप में अभ्यास करना पड़ता है कि हाँ अपने शरीर को किस तरह से संभालें और उससे किस तरह चलना चाहिए। उसमें वो परिपक्व यानी कि मैच्योर होने की कोशिश करता है कि मुझे चलना किस तरह है। सेकंड आता है इसमें एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता। अब जो क्षमता है ये स्कूली शिक्षा में जो है, अगर एबिलिटी की बात करें तो स्कूली शिक्षा में, स्कूल में एबिलिटी बहुत ज़्यादा अक्सर रोल निभाता है, क्योंकि देखा जाएगा तो कुछ छात्रों में कुछ विषयों में बहुत जल्दी उसको ग्रैप्स कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। और यहाँ पर यह एबिलिटी को दिखा रहा है कि आपको इस कक्षा में देखेंगे कि कोई छात्र जो है गणित के विषय को, मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी सीख ले रहा है, कोई विद्यार्थी विज्ञान यानी साइंस के विषय को बहुत जल्दी सीख ले रहा है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका एबिलिटी कितना है, क्योंकि कुछ छात्रों को कुछ अन्य विषय की तुलना में जो है कुछ ज़्यादा ही आसान लगता है और आकर्षक लगता है। तो ये जो है आपका एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीख रहे हैं। थर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि मनोवृत्ति। जो मनुष्य का दृष्टिकोण होता है किसी भी मनुष्य का, उसके विचार और जो उसका देखने का तरीका है, विश्वास जो है, वो सब में अलग अलग होता है। वो अपना ही अलग एक बिलीव्स, अपना ओपिनियन रखता है, अपना ही एक सोशल प्रैक्टिसेस रखता है, पॉलिसीज़ रखता है। तो जो मनोवृत्ति है यानी कि जो इंटरेस्ट है वो उसको दिखाता है कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है, आपको किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। लर्निंग के थ्रू यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है बच्चे कि मुझे किस डिटरमाइंड डायरेक्शन में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है। जैसे कुछ बच्चे जो है इंटरेस्ट होता है कि उनको साइंटिस्ट बनना है, तो वो ज़्यादातर साइंस का विषय चुनते हैं। किसी छात्र को कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड छात्र उस चैप्टर्स जो है वो चुनेंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट शो करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। चौथा है मेंटल सेट। मेंटल सेट यानी कि मानसिक जो संतुलन, आपका मानसिक स्थिति किस प्रकार की है। आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थान में, किसी अगर कोई सिचुएशन ऐसा घटना घट रही है तो आप उस समय किस प्रकार से प्रतिक्रिया अपना करते हैं, अपना जो रिएक्शन करते हैं, अपना रिएक्शन दिखाते हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उस रिएक्शन को रेडीनेस होने के लिए, मतलब ऐसा होता है कई बार देखे होंगे आप कि किसी छात्र को अगर बोला जाए कि आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तो वो बहुत जल्दी घबरा जाएगा कि मुझे प्रिंसिपल सर क्यों बुला रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर किसी दूसरे छात्र को बोला जाए कि हाँ तुमको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं, तो वो आराम से बिना घबराए, बिना उसके मन में कोई प्रतिक्रिया के जो सीधा चले जाता है प्रिंसिपल ऑफिस में। तो यहाँ पर मेंटल सेट दिखा रहा है कि दो अलग अलग पोजीशन में दो अलग अलग छात्र जो है या मनुष्य जो है अलग अलग क्रियाएं करते हैं। यानी मेंटल सेट किसी भी सिचुएशन में आपका किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रेडीनेस कितना है, प्रिपेयर्डनेस कितना है, ये आपको शो करता है। पांचवा है आपका इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। हर किसी में, हर इंसान में, हर व्यक्ति में अपने अंदर अपना एक उसका इंटेलिजेंस होता है कि वो कितना सोच रहा है, कितना उसका यूज़ कर रहा है। क्योंकि लर्निंग में इंटेलिजेंस जो है एक बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करता है। इंटेलिजेंस, मोर इंटेलिजेंट दिखा चाइल्ड जो होता है वो ग्रेटर लर्निंग कैपेसिटी होता है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि क्लास में अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट
अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारी चीज़ों को ग्रैप्स कर पाता है। लेकिन अगर उस सेम स्तर पर देखा जाए कि किसी छात्र को अगर वो उतना नहीं पढ़ पा रहा, तो हम लोग ये बोलते हैं कि उस छात्र की जो इंटेलिजेंस पावर है, जो इंटेलिजेंट क्वालिटी है, वो थोड़ा लो है। सेकंड नेक्स्ट है इसमें एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि आपकी रुचियाँ, आपकी रुचि किस प्रकार, आपकी गतिविधियाँ किस प्रकार, आपकी व्यक्तित्व को ये कहीं ना कहीं डिफाइन करती है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर कि आपका दो तरह का एटीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप क्रिएटिव बन सकते हैं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ जाते हैं तो आप क्रिटिसाइज होते हैं, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है। नेक्स्ट, मोटिवेशन। लर्निंग में मोटिवेशन बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक जो कोच है वो अपने छात्र को पहाड़ क्लाइंबिंग करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि छात्र कितने मोटिवेट हो रहे हैं शिक्षक के द्वारा। शिक्षक जो है क्लासरूम में समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं छात्रों को कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लें, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि और भी खेल कूद में, अलग अलग कार्यों में इंटरेस्ट जगाएं, मोटिवेट करें। शिक्षक का महत्व, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते रहें। नेक्स्ट है मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन। अब देखिए यहाँ भी एक क्लाइंबिंग का चित्र दिखा रहा है कि लर्निंग के समय आपको फिजिकल और मेंटल कंडीशन बहुत ही अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस तरह का क्लाइंबिंग, इस तरह का वर्क प्ले करते हैं तो यहाँ पर तो आपकी शारीरिक दक्षता जो होती है, आपका शारीरिक बल जो है वो तो दिखाता ही है, साथ ही मेंटल कंडीशन भी दिखाता है कि आप कितना मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं, कितना तेज़ हैं, कितना मजबूत हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। क्योंकि इस जैसे पिक्चर में देख रहे हैं कि क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग हो रही है, इसमें शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल जो मजबूती है, जो शारीरिक मजबूती है, उसके साथ साथ मानसिक मजबूती चाहिए कि आप इस कार्य को संपूर्ण रूप से कर सकते हैं, पूर्ण रूप से कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो भी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरणीय कार्य जो कारक होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरणीय प्रक्रिया क्या क्या हो सकती है? जैसे कि हमारे समाज में बहुत सारी पर्यावरण के पर कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। इससे पहला आता है फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन मतलब शारीरिक स्थिति। शारीरिक स्थिति जो है आपको क्लासरूम में यानी लर्निंग का प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आपका एटमॉस्फेयर जो है किस तरह से काम है, वाइट है या किसी और अलग से डिस्टर्बेंस है, ये सब चीज़ें जो है आपकी सीखने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपके आसपास का मौसम यानी कि आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो मौसम सुखद नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, पर्याप्त धूप नहीं है, ताज़ी हवा आपके क्लासरूम में नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग का जो प्रोसेस है यानी कि लर्निंग जो सीख रहे हैं आप, जो सीखने की दक्षता है उसमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता है। लेकिन अगर क्लासरूम में वेल वेंटिलेशन है, क्लासरूम में अच्छी हवा, ताज़ी हवा आ रही है, लाइट की, बिजली की पूरी व्यवस्था है, तो ये आपको पढ़ने में और सीखने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड है होम एनवायरनमेंट यानी घर का वातावरण। घर का वातावरण भी बहुत ही प्रकार से आपकी सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक बच्चा जो है सबसे पहले बॉर्न होता है घर में, यानी सीखना जो शुरू करता है वो घर से ही सीखना शुरू करता है। सबसे पहले लिटरेट और एडुकेट जो है उसको फैमिली के ही द्वारा की जाती है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, वहाँ उसको फैसिलिटी देती है और वहाँ वह बच्चा फिर सेकेंड टाइम सीखना शुरू करता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि जो एक अशिक्षित परिवार है उसके बच्चे को सीखने में कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत करना पड़ता है उस बच्चे को सीखने में, क्योंकि उसका परिवार शिक्षित नहीं है। लेकिन एक शिक्षित परिवार अगर का बच्चा है तो उसको सीखने में, लर्निंग प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सहायता मिलती है, उसको मदद मिलती है। तो ये जो है आपकी घर की वातावरण भी अच्छी होना चाहिए, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि आपकी
सीखने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। थर्ड है नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स और फीडबैक, यानी कि परिणाम व प्रतिक्रिया का ज्ञान। अब ये परिणाम और प्रतिक्रिया में क्या अंतर है, इसमें नॉलेज में, इसमें लर्निंग ऑफ क्या प्रोसेस होता है। जब तक यानी कि देखेंगे यहाँ पर जब लर्निंग का प्रोसेस में अगर परिणामों में यानी कि रिजल्ट्स में अगर कमी आती है तो इसका मतलब है यानी कि अगर सिंपल सा शब्दों में बोले जाए कि अगर बच्चे को पढ़ाई हो रही है और बच्चे पास नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसका परिणाम जो है ज्ञान में त्रुटि आ रही है या त्रुटि की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर बच्चा जो है उसका नॉलेज जो है वो गलत हो रहा है, वो गलत सीख रहा है, तो यहाँ पर आपको तुरंत फीडबैक देना पड़ेगा कि नहीं आप ये गलत बता रहे हो, ये करेक्ट रिजल्ट ये है। क्लासरूम में कक्षा कक्ष में जब बच्चों का सवाल पूछा जाता है और सवालों में कहीं गलती करते हैं तो तुरंत उसको फीडबैक बच्चे टीचर के द्वारा दिया जाना चाहिए कि ये आपकी गलती है, ना कि उसको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वर्किंग पीरियड। ये जो वर्किंग पीरियड है यानी हमारे क्लासरूम का, ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि क्लासरूम का कक्षा कक्ष का कुछ कार्यकाल है यानी कक्षा कार्य की अवधि जो है ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो ये थकावट वाला काम होगा। अगर आप एक बार थक जाएंगे तो आपको लिखने में, पढ़ने में, सीखने में मज़ा नहीं आएगा। उसको आप बहुत ही खुशीपूर्वक या बोल सकते हैं कि आप उतना सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सीखना जो अगर आपको सीखना है तो ये एक लर्निंग प्रोसेस जो है लेंथ ऑफ द वर्किंग पीरियड है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा साइज अवधि का होना चाहिए, इस अवधि का होना चाहिए जिसमें बच्चे जो है उसकी मन स्थिति जो है बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो। जैसे कि एग्जांपल हम अभी लाइव एग्जांपल ले सकते हैं। अभी कोरोना में एक ऑनलाइन वीडियो क्लासेस चलता है, कई स्कूलों में बच्चे जो है ऑनलाइन वीडियो क्लासेस जो है 4-4 घंटा 6-6 घंटा देखते रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन वीडियो क्लास करना और फेस टू फेस क्लास करना दोनों में बहुत ही असमानता है। यहाँ पर ऑनलाइन क्लास करने से बच्चे थक जाते हैं कुछ देर के बाद ही, कुछ घंटों के बाद ही। तो शिक्षक को यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे एक्साइटेड रहे, बच्चे सीखने के लिए प्रेरित रहे, ना कि वो थक जाएं और बोरिंग फील करें क्लासरूम में। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम कक्षा प्रबंधन जो है हमेशा बच्चों पर सीखने डिपेंडेंट रहना चाहिए। बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं, कैसे सीखना चाह रहे हैं, सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तानाशाह की तरह उस बच्चे को, हिटलर की तरह बच्चे को डांट डपट कर सिखा रहे हैं। अगर आप बच्चे को डांट डपट कर सिखाते हैं तो बच्चे की जो जिज्ञासा है, सीखने की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है और वो सीखने की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर आप क्लासरूम में बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रखेंगे, बच्चों को खुद से काम करने देंगे, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं, उस टाइप का एटमॉस्फेयर रखेंगे, यानी कि लोकतांत्रिक माहौल जैसे बोल सकते हैं, तो वहाँ पर बच्चे जो है अधिकतम सीखने की संभावना होती है। नेक्स्ट है लर्निंग मटेरियल। ये शिक्षण, इसका मतलब होता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी बच्चे को सीखने में। अगर किसी बच्चे को सीखना है तो उसके लिए लर्निंग मटेरियल्स भी होना चाहिए। अगर उसके पास शिक्षण सामग्री की कमी है तो वो भ्रमित हो सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि आखिर मुझे वर्क करना कहाँ से है। जैसे कि आज का टाइम में अगर अभी के समय में बोले तो हम लोग जो है ऑनलाइन गूगल कर लेते हैं किसी भी चीज़ के मटेरियल्स के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन गूगल भी से बेटर जो है हमें किताबों में इसका आंसर मिलता है, मैगजीन में इसका आंसर मिलता है। तो लर्निंग मटेरियल बच्चों के पास पूरी होनी चाहिए। इससे क्या है कि वो अपने अधिक से अधिक परिणामों को खोज पाएंगे, अपने रिसर्च को अच्छी तरह कर पाएंगे और इसको अच्छी तरह से पूर्ण कर पाएंगे। धन्यवाद क्लास, आज इतना ही। आज की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे पढ़ेंगे, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस पार्ट 3। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आप समझना चाहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नया अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।